हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो आज के इस सेशन में हम बात करेंगे भाषा हिंदी की जो पेडागोजी यानी 15 नंबर का जो पोर्शन है उसको हम इस सेशन में कंप्लीट करेंगे। और यह इस सेशन में हम पेडागोजी जो 15 नंबर आता है उस पूरे को इसमें कंप्लीट करेंगे। ये चाहे जितना भी लंबा वीडियो बने, हो सकता है 1 घंटे के आसपास बन जाएगा, फिर भी ये वीडियो देख करके आपको पूरा कॉन्फिडेंस में आ जाना कि अब एग्ज़ाम में कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। इस YouTube चैनल पर आपको सीटेट का कंप्लीट तैयारी मिल जाएगी और इस पर बहुत सारे वीडियो अपलोड किए गए हैं। CDP पूरा कंप्लीट कर दिया गया है, मैथ पेडागोजी भी पूरा कंप्लीट कर दिया गया है, EVS भी पूरा कंप्लीट कर दिया गया है और आज हिंदी के पेडागोजी भी को भी हम इसमें कंप्लीट कर देंगे और साइंस भी पूरा कंप्लीट हो गया है। इस YouTube चैनल पे आपको सारे इतने मिल जाएंगे। बाकी एक चैप्टर और जो और बचा है उसको हम कंप्लीट कर देंगे। इसमें हम बता दें कौन कौन सा चीज़ कंप्लीट करा चुके हैं। तो साइंस कंप्लीट हो गया, साइंस पूरा कंप्लीट हो गया है, EVS पूरा कंप्लीट है और उसके बाद CDP और या पेडागोजी ये पूरा कंप्लीट है। तो अभी आज हिंदी तो कंप्लीट ही पूरा हो जाएगा और इसके बाद आपका अगला सेशन जो होगा वो संस्कृत के सेशन पर आधारित होगा, उसको भी एक वीडियो में पूरा कंप्लीट कर देंगे। और उसके बाद बचेगा तुम्हारा SST वाला, SST बचेगा, उसको जो है भी करा देंगे। मैथ पेडागोजी का भी इसी YouTube चैनल पर पूरा कंप्लीट करा दी है, तो मैथ पेडागोजी को भी आप देख सकते हैं इसी YouTube चैनल पर। तो इसको हम देखते हैं, हर टाइप वाइज देखेंगे जितने भी टाइप सीटेट में पूछे जाएंगे। पहला टाइप है इसमें भाषा अधिगम एवं भाषा अर्जन। भाषा अधिगम क्या होता है, भाषा अर्जन क्या होता है, ये हर एक लैंग्वेज में पूछी जाती है। वैसे आपका ये 15 नंबर नहीं, आपका 30 नंबर तैयार करेगा, क्योंकि 2 भाषा होती है और दोनों भाषा में एक ही चीज़ पूछी जाती है। तो यहाँ से 15 नंबर नहीं बल्कि 30 नंबर तैयार कर सकते हो। पहले देखते भाषा अर्जन क्या है। तो भाषा अर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत बच्चा अपने आसपास के वातावरण या परिवार में रहकर भाषा को सीखता है और वह इस भाषा अर्जन को अनुकरण करके सीखता है। यह प्राकृतिक प्रक्रिया के रूप में सीखता है, यानी कोई यहाँ पे दूसरा चीज़ नहीं किया जाता है और इसके लिए कोई औपचारिक साधन की आवश्यकता नहीं होती है। यह एक प्रकार से मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होती है, यानी बच्चा जो बचपन में होता है तो वह जो कुछ भी सीखता है नेचुरल रूप से सीखता है, कोई औपचारिक व्यवस्था की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इसी को कहा जाता है भाषा अर्जन। भाषा अर्जन से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं। भाषा अर्जन की प्रक्रिया सहज और स्वाभाविक होती है। क्या छोटे बच्चों को कोई पढ़ाता है, टीचर की आवश्यकता पड़ती है? नहीं पड़ती है। क्या किसी बुक की आवश्यकता पड़ती है? नहीं पड़ती। क्या किसी ग्रामर की आवश्यकता पड़ती है? नहीं पड़ती है। क्या किसी फिक्स समय से सिखाया जाता? नहीं सिखाया जाता। तो भाषा अर्जन जो है नेचुरल रूप में, प्राकृतिक रूप से, बिना किसी की किताब के, बिना किसी शिक्षक के, बल्कि अनुकरण के माध्यम से सीखना क्या है, भाषा अर्जन है। इसमें किसी व्याकरण की आवश्यकता नहीं होती। इसमें सर्वाधिक महत्व परिवार व समाज का होता है। 2 नंबर वहाँ से आपका बन गया। इसके बाद भाषा अधिगम। भाषा अधिगम का तात्पर्य क्या है? सीखना। यानी जब हम किसी चीज़ को सीखते हैं उसे हम कहते हैं भाषा अधिगम। भाषा अधिगम किस प्रकार से होता है? तो अधिगम की प्रक्रिया जीवन भर चलती रहती है। इसमें औपचारिक साधनों का प्रयोग किया जाता है। भाषा अधिगम में नियम और व्याकरण का प्रयोग किया जाता है और द्वितीय भाषा के नाम से भी इसे हम जानते हैं। भाषा अधिगम से संबंधित तथ्य। इसमें भाषा के नियम सीखे जाते हैं। भाषा अधिगम औपचारिक शिक्षा के द्वारा किया जाता है। भाषा अधिगम विद्यालय में प्रारंभ होता है। भाषा अधिगम के लिए शिक्षक की आवश्यकता पड़ती है। भाषा अधिगम में बच्चों को प्रयास करना पड़ता है और इसमें व्याकरण की आवश्यकता होती है। भाषा अधिगम में शिक्षक, विद्यालय, पाठ्य पुस्तकें, शिक्षण पद्धतियाँ आदि की भूमिका रहती है।
भाषा अधिगम के लिए व्याकरण की आवश्यकता पड़ती है, शिक्षक की आवश्यकता पड़ती है, समय की आवश्यकता पड़ती है, औपचारिक रूप से सिखाई जाती है, विद्यालय की आवश्यकता पड़ती है, नियम कानून की आवश्यकता पड़ती है। तो भाषा अधिगम के लिए ये सारी प्रक्रियाएं होती हैं। आगे देखते हैं अधिगम के प्रकार। अधिगम के कितने प्रकार हैं? तो 3 प्रकार हैं। एक है क्रियात्मक अधिगम, दूसरा है शाब्दिक या वाचिक अधिगम, तीसरा है विचारात्मक अधिगम। क्रियात्मक अधिगम में सीखने के लिए क्रियाओं के स्वरूप और क्रियाओं की गति पर ध्यान दिया जाता है। शाब्दिक या वाचिक अधिगम सीखने में संकेतों, शब्दों, चित्रों, अंकों आदि के माध्यम से सिखाया जाता है। विचारात्मक अधिगम में व्यक्ति समाज में दैनिक जीवन अनुभवों को देखकर या सुनकर और विचार करके सीखा जाता है। भाषा अधिगम एवं अर्जन के संदर्भ में विद्वानों के विचार, यहाँ से भी एक एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जितने भी परिभाषा यहाँ पे विद्वानों ने विचार अपने दिए हैं ये सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है। वाइगोत्स्की का वीडियो हमने इसी यूट्यूब चैनल पर पूरे अच्छी तरह से अपलोड किए हैं, बहुत डिटेल से पढ़े, वहाँ से भी पढ़ सकते हो। मैंने ट्रिक भी बताया है, कहीं भी अगर सामाजिक सांस्कृतिक शब्द दिख जाएगा तो देखते ही मारना है किसको, वाइगोत्स्की को सही लगाना है। पियाजे के अनुसार भाषा अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति परिवेश के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से ही विकसित होती है। चोम्स्की महोदय ने बताया है कि भाषा अर्जन, पियाजे का भी हमने एक वीडियो अपलोड किया, उसको आप देख सकते हैं, डिटेल से है। चोम्स्की का भी एक वीडियो अपलोड किया हूँ, वहाँ भी डिटेल से आप देख सकते हैं। तो भाषा अर्जन की क्षमता बालकों में जन्मजात होती है और इन्होंने एक डिवाइस बताया था LAD, यह बच्चे के मस्तिष्क में होता है। इसका फुल फॉर्म है लैंग्वेज एक्वाजिशन डिवाइस, और वह भाषा की व्यवस्था को पहचानने की शक्ति के साथ पैदा होता है। यानी बच्चा पहले जो मनोवैज्ञानिक व्यवहारवादी जो होते थे, एक कोरे कागज़ की तरह मानते थे कि बच्चा एक कोरा कागज़ है, स्कूल में आता उस पर टीचर जो भी सिखाता हुआ उस पर जो है बच्चा सीखता है। और पहले के मनोवैज्ञानिक एक बगीचे की तरह मानते थे जिसमें अध्यापक चाहे जो फूल लगाना चाहता हो लगा देता है। हालांकि ये सभी गलत है। इस चीज़ को काट करके चोम्स्की महोदय ने बताया कि बच्चे के अंदर एक डिवाइस पाई जाती है लैड नाम की, और बच्चे जो है यूनिवर्सल, वो अपनी अनुसार हर चीज़ जानते हैं। आगे देखते हैं भाषा शिक्षण के सिद्धांत। पहला अनुबंध के सिद्धांत या साहचर्य का सिद्धांत। अनुबंध मतलब किसी द्वारा बधे होना और साहचर्य मतलब किसी से रिलेटेड या बधे होना। तो शैशवावस्था में बच्चे किसी शब्द की पहचान किसी वस्तु या व्यक्ति से उस शब्द का साहचर्य संबंध स्थापित करके सीखते हैं। अर्थात शैशवावस्था में सीखने की प्रक्रिया मूर्त होती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जैसे पानी कहने के साथ साथ जब बच्चे को पानी दिया जाता है तो वह बच्चा धीरे धीरे पानी शब्द पानी वस्तु के बीच संबंध स्थापित करके उसे समझने लगता है। अगला है अनुकरण का सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रयोग बालक के आरंभिक शिक्षा में प्रभावी होता है। इसके अंतर्गत बालक अपने परिवार, समाज आदि का अनुकरण यानी नकल करके सीखता है। इस तरह के अधिगम में भाषा का गुण दोष समाज, परिवार आदि पर निर्भर करता है। बच्चे हर चीज़ अनुकरण के माध्यम से ही सीखते हैं। तो अनुकरण का सिद्धांत में ही कहा गया है कि बच्चे अनुकरण के माध्यम से सीखते हैं। अनुकरण मतलब किसी की बातों को या विचारों को या व्यवहारों को जैसा वो करता है उसी के अनुसार करना या स्वयं को ढाल लेना। दूसरा है अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत। इसे पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहा जाता है। हालांकि पुनर्बलन से संबंधित कौन से मनोवैज्ञानिक हैं तो वो है स्किनर महोदय। किसी कार्य की सफलता हमें अभिप्रेरित करती है और स्किनर महोदय ने पुनर्बलन को जो है प्रोत्साहित किया है, यानी पुनर्बलन पर विशेष ध्यान दिया है।
उन्होंने बताया है कि किसी बालक को अगर पुनर्बलित कर दिया जाए तो वह बालक उससे जो है सीखने लगता है। पुनर्बलन स्किनर महोदय का वीडियो जो है हम यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए हैं, वहाँ से देख सकते हैं, डिटेल से आप उसमें देख लेंगे। और अब थोड़ा सा बात पुनर्बलन और स्किनर महोदय की बात आ गई तो यहाँ पे बता दें कि स्किनर महोदय ने पुनर्बलन पर विशेष ध्यान दिया है और इन्होंने 2 प्रकार के पुनर्बलन की बात की है। एक आंशिक पुनर्बलन होता है, एक सतत पुनर्बलन होता है। आंशिक पुनर्बलन मोस्ट मतलब पॉजिटिव होता है, जबकि सतत पुनर्बलन कैसा होता है, नेगेटिव होता है। यानी अगर किसी बच्चों को सतत पुनर्बलन या हाँ में हाँ, शाबाश बेटा ऐसा कहोगे तो उसके लिए अच्छा नहीं होता है, जबकि अगर किसी थोड़ी देर बाद यानी कई सारे कार्य करने के बाद थोड़ा सा प्रोत्साहन दिया जाए तो वह अच्छा माना जाता है। तो इसमें पुनर्बलन सिद्धांत में यही कहा गया है कि बच्चे को अगर पुनर्बलित कर दिया जाए तो वह बच्चा अगर सीखने में उसको अच्छा मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है तो वह वस्तु को उस चीज़ को सीखेगा, और नकारात्मक मिलता है तो उस चीज़ को नहीं सीखेगा। उसके बाद अगला है क्रियाशीलता का सिद्धांत। इसमें क्या कहा गया है, तो यानी यह सिद्धांत करके सीखने पर जोर देता है, यानी लर्निंग बाय डूइंग पर। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लर्निंग बाय डूइंग यानी करके सीखने पर। यह पॉजिटिव टैगवर्ड के रूप में भी हम इसको प्रयोग करते हैं और इससे हर चीज़ को आसान बना दिया जाता है। बच्चे को जितना करके सीखने पर जोर दिया जाए उतना अच्छा होता है। NEP 2020 भी करके सीखने पर जोर देती है, NCF भी जोर देता है, RT भी यही बातें कहता है कि करके सीखने पर बातें करता है। अगर वहीं बात करें का सिद्धांत, यह सिद्धांत करके सीखने पर जोर बल देता है, यानी लर्निंग बाय डूइंग पर बातें करता है। जब बालक किसी कार्य को स्वतः करके सीखता है तो वह उसे जल्दी और आसानी से सीख व समझ लेता है। अतः बालकों को सदैव खुद से करके सीखने के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराना चाहिए। NCF भी कहता है कि करके सीखने पर जोर देना चाहिए। NEP 2020 भी लर्निंग बाय डूइंग की बातें करता है, RTE भी लर्निंग बाय डूइंग की बातें करता है। अभ्यास का सिद्धांत, किसी भी चीज़ को सीखने के लिए अभ्यास सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उसी से वह हमारे व्यवहार में आती है। भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर मिलने से बच्चों की भाषा का विकास जल्दी हो जाता है। अभ्यास कराने से जल्दी चीज़ें आती हैं और अधिगम करने के लिए अभ्यास जरूरी है। नेक्स्ट है आवृत्ति का सिद्धांत। भाषा सीखने में आवृत्ति का बहुत महत्व है। सीखी हुई बात को जितना अधिक दोहराया जाएगा वह उतने ही अधिक देर तक याद रहेगी। इसलिए भाषा शिक्षण में पुनरावृत्ति पर विशेष बल दिए जाने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है अनुपात और क्रम का सिद्धांत। तो अनुपात और क्रम के सिद्धांत में भाषा कौशल के चारों प्रारूप यानी श्रवण, वाचन, पठन एवं लेखन में निपुणता के लिए अभ्यास क्रम में समान अनुपात बनाए रखने पर जोर देता है। LSRW मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लिस्टनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। हालांकि ये किसी क्रम से नहीं होता है, लेकिन एक क्रम याद किया जाता है, LSRW। नेक्स्ट टॉपिक है भाषा के कार्य एवं इसके विकास में बोलने एवं सुनने की भूमिका। भाषा के कार्य क्या क्या है उनको देख लेते हैं। अभिव्यक्ति का साधन, यानी भाषा व्यक्ति को अपनी आवश्यकता, इच्छा, भावनाओं आदि अभिव्यक्त करने में सहायता करती है। सामाजिक संबंध स्थापित करने में सहायक, तो सामाजिक संबंध बनाने के लिए हम भाषा का प्रयोग करते हैं। भाषा मानव विकास का मूल आधार है, यानी भाषा की शक्ति के माध्यम से ही मनुष्य प्रगति के पथ पर अग्रसर हुआ है। भाषा के अभाव में मनुष्य विचार नहीं कर सकता और विचार के अभाव में वह अपने ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में
प्रगति नहीं कर सकता है। ज्ञान की प्राप्ति में भी सहायक भाषा होता है। बिना भाषा के ज्ञान की प्राप्ति करना बहुत ही मुश्किल है। शिक्षा प्राप्ति में सहायक, जब तक हम किसी भाषा से या किसी दूसरे की भाषा को समझ नहीं सकते तब तक अपनी बातों का संप्रेषण नहीं कर सकते, और जब तक संप्रेषण नहीं कर सकते तब तक ज्ञान की प्राप्ति हम नहीं कर सकते हैं। शिक्षा प्राप्ति में सहायक, शिक्षा प्राप्त करने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है। भाषा मानव सभ्यता एवं संस्कृति की पहचान है। जैसे जैसे मानव समाज ने अपनी भाषा में प्रगति की, वैसे वैसे उसकी सभ्यता एवं संस्कृति में विकास हुआ है। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति हुई और श्रेष्ठ साहित्य का भी सृजन हुआ है। भाषा विकास में सुनने की भूमिका। बच्चा अपने परिवार और समाज के लोगों को बोलते हुए सुनता है तथा अनुकरण करता है और बोलने की कोशिश करता है। सुनने के माध्यम से बच्चों में शुद्ध उच्चारण करने के कौशल का विकास होता है। सुनने के माध्यम से ही बच्चा बोलने में आने वाली उच्चारण संबंधी अशुद्धियों को दूर करने में सफल होता है। सुनने के माध्यम से ही एक बालक को शब्द भंडार में वृद्धि होती है, जिससे उसकी भाषा विकास में भी सहायक वृद्धि होती है। सुनना ध्वनि के विभेदीकरण का सबसे अच्छा माध्यम है। इसके द्वारा बालक स्वर के उतार चढ़ाव को सीख जाता है। सुनने के माध्यम से बच्चा दूसरों की भावनाओं, विचारों को जान पाता है। सुनना अन्य भाषा कौशलों के विकास में भी बहुत सहायक होता है, जैसे वाचन कौशल, लेखन कौशल के विकास में। भाषा विकास में बोलने की भूमिका। अब बोलने की क्या भूमिका उसको देखते हैं। बोलकर हम अपनी भावनाओं तथा विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। बोलने से ही बच्चा शुद्ध उच्चारण सीखता है। बोलकर ही बच्चा भाषा प्रवाह प्राप्त करता है। बातचीत के द्वारा सामाजिक संबंधों का निर्माण होता है। भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका। विद्यार्थियों को शुद्ध उच्चारण की शिक्षा प्रदान करना। विद्यार्थियों में भाषा की अशुद्धता को समझने की शक्ति का विकास करना। छात्रों को वाक्य रचना के नियम एवं विराम चिन्हों का शुद्ध प्रयोग आदि का ज्ञान कराना। अधिगम में व्याकरण की भूमिका से बच्चों के चारों भाषा कौशल का विकास होता है। भाषा का शुद्ध प्रयोग करने तथा भाषा में दक्षता प्राप्त करने में व्याकरण मुख्य भूमिका निभाती है। विद्यार्थियों को विभिन्न ध्वनि का ज्ञान देना, यह बच्चों में भाषा संबंधी अभिव्यक्ति का विकास करने में भी सहायक है। यह छात्रों को लेखन शैली में मुहावरे, लोकोक्तियों का प्रयोग करने का शिक्षण देकर उनके लेखन कौशल में विकास करने में सहायक है। व्याकरण से छात्रों में विभिन्न नए शब्दों की समझ विकसित हो जाती है। यह छात्रों को गद्य पद्य में अंतर समझाकर उनके लेखन कौशल का विकास करने में सहायक है। व्याकरण छात्रों के लेखन में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, प्रत्यय, उत्तर तथा तत्सम तथा तद्भव शब्द आदि के प्रयोग से उनके लेखन कौशल में विकास करने में सहायक है। व्याकरण विधियों को शुद्ध, सूक्ति, लोकोक्ति, मुहावरे आदि का अर्थ निकालने के योग्य बनाता है। अब देखते हैं व्याकरण की शिक्षण विधियां। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है शिक्षण विधियां। एक तो 100% श्योर है, हालांकि इसको तैयार करोगे तो एक इसका नंबर तैयार होगा ही, एक अदर सब्जेक्ट का भी अपने आप नंबर तैयार हो जाएगा।
यानी कोई भी पॉइंट अगर 1 नंबर पढ़ रहे हो तो हमेशा 2 नंबर तैयार होगा। आगमन विधि, इस विधि में अनुभव उदाहरणों का प्रयोग का प्रत्यक्ष अध्ययन करके नियम बनाए जाते हैं। यह शिक्षण पद्धति छात्र केंद्रित पद्धति जो छात्रों को करके सीखने पर जोर देती है। यह एक मनोवैज्ञानिक तरीका है और इसके जनक कौन है तो अरस्तु महोदय हैं। इस विधि में कुछ सूत्रों का पालन किया जाता है, जैसे इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आगमन विधि में पहले ज्ञात वस्तुएं बताते हैं, उसके बाद अज्ञात वस्तुओं के बारे में चर्चा करते हैं। पहले सरल चीज़ें बताते हैं, फिर कठिन की ओर हम चलते हैं। पहले मूर्त चीज़ें दिखाते हैं, उसके बाद अमूर्त की ओर बातें करते हैं। पहले स्थूल चीज़ें दिखाते हैं, फिर सूक्ष्म की ओर बातें करते हैं। सामान्य से विशिष्ट की ओर, ये सभी क्या है तो आगमन विधि हैं। आगे है निगमन विधि। निगमन विधि आगमन विधि का ठीक विपरीत होता है। आगमन विधि के जनक जिस प्रकार अरस्तु हैं, उसी प्रकार इस विधि के भी जनक अरस्तु हैं। इस पद्धति में विद्यार्थियों को पहले नियमों का ज्ञान दिया जाता है तथा उन नियमों का एक उदाहरण देकर समझाया जाता है, यानी पहले नियम फिर उदाहरण। यह विधि मैथ में प्रयोग की जाती है। इस पद्धति को शिक्षक केंद्रित विधि कहा जाता है, जिसमें शिक्षक सभी नियमों को पढ़ाता है। इस विधि में कुछ शिक्षण सूत्रों का पालन किया जाता है, जैसे अज्ञात से ज्ञात की ओर, अमूर्त से मूर्त की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर और नियम से उदाहरण की ओर। अगली विधि है अनुकरण विधि। इस विधि में बालक अनुकरण करके सीखता है, इसलिए इस विधि को अनुकरण विधि कहते हैं। इस विधि में बालक अपने शिक्षक का अनुकरण यानी नकल करके लिखता है, पढ़ता है व नवीन रचना करना सीखता है। इस विधि के अंतर्गत बालक शिक्षक के उच्चारण को सुनकर वाचन करना सीखते हैं। पहले शिक्षक बोलता है, फिर बच्चे बोलते हैं या अनुसरण करते हैं। अगली विधि है व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि में किसी तथ्य विषय की व्याख्या की जाती है। व्याख्यान विधि को शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि माना जाता है। इस विधि में शिक्षक की भूमिका प्रमुख होती है, यानी यह शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि होती है और यह शिक्षक केंद्रित है, यानी नेगेटिव टैगवर्ड के रूप में भी इसका प्रयोग करते हैं। अगली है भाषा संसर्ग विधि। यह एक व्याकरण शिक्षण की विधि है। इस विधि में रचनाओं के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। प्राथमिक कक्षाओं हेतु यह विधि काम में ली जाती है। इस विधि के द्वारा छात्रों को अच्छे लेखन की पुस्तकों के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। आगे है नेक्स्ट टाइप, कक्षा कक्ष में बहुभाषिकता एक संसाधन के रूप में। बहुभाषिकता को कभी कठिनता के रूप में नहीं लेना है, हमेशा इंजॉयफुल लेना है और बहुभाषिकता को बढ़ावा देना है। बहुभाषिक विद्यार्थियों के संभंडार में वृद्धि करती है। बच्चे अपने विचारों को अपनी मातृभाषा में सहज रूप से व्यक्त करते हैं, जिससे उनके मौखिक कौशल का विकास होता है। बहुभाषिकता का वह गुण बच्चों में रचनात्मकता का विकास करने में सहायक होता है। कक्षा में विभिन्न भाषाओं का प्रयोग करना, सांस्कृतिक आदान प्रदान करना भी माध्यम है। भिन्न भिन्न भाषाओं के प्रयोग करने से भी
सभी छात्रों को एक दूसरे की भाषा समझने का अवसर मिलता है तथा वह अपनी मातृभाषा का सम्मान करने के साथ दूसरों की भाषा संस्कृतियों का सम्मान करना सीखते हैं। इसलिए बहुभाषिकता को एक पॉजिटिव के रूप में लेते हैं। बहुभाषिक क्षमता संज्ञानात्मक बुद्धि वृद्धि, सामाजिक सहिष्णुता, विस्तृत चिंतन और बौद्धिक उपलब्धियों के स्तर को बढ़ाती है। इसलिए भाषाओं को विद्यालयों में एक संसाधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। अलग अलग भाषिक पृष्ठभूमियों में होने के कारण बच्चों के शब्दों व उनके उच्चारण में भिन्नता पाई जाती है। इसलिए भाषिक पृष्ठभूमि के आधार पर किसी को पीछे नहीं छोड़ा जा सकता। बच्चों की भाषा विविधता को एक संसाधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। बहुभाषिकता को कभी भी आपको निगलेक्ट नहीं करना है। बहुभाषिकता को मान्यता प्रदान करना है। और क्लास कैसी हो, बहुभाषिक हो। बहुभाषिक होने से उनके संस्कृति का प्रचार प्रसार होगा, यानी बच्चे एक दूसरे की संस्कृति को जानेंगे, उनकी भावनाओं को जानेंगे, उनकी विचारों को जानेंगे, तो अपनत्व की भावना प्रकट होती है। और द्विभाषी बच्चों की वैचारिक क्षमता अन्य बच्चों की तुलना में अच्छी होती हैं। कक्षा कक्ष में बहुभाषिकता एक चुनौती के रूप में, जैसे बच्चों पर क्षेत्रीय भाषाओं का प्रभाव। भारत एक बहुभाषी देश है। विभिन्न क्षेत्रों की अपनी भाषा होती है और क्षेत्रीय भाषाओं का छात्रों पर प्रभाव पड़ता है, जो शिक्षण प्रक्रिया में एक चुनौती है। अगली चुनौती क्या है? तो छात्रों में भाषाई कौशल विकसित करने की चुनौती। भाषाई विविधता के कारण छात्रों को भाषा कौशल के विकास में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि क्षेत्रीय भाषा के प्रभाव का भाषाई कौशल पर भी प्रभाव पड़ सकता है। शिक्षक के लिए बहुभाषा की चुनौती। यदि किसी शिक्षक को अपने क्षेत्र से दूर किसी अन्य क्षेत्र में पढ़ाने के लिए कहा जाता है, जहां वह शिक्षक वह भाषा नहीं जानता जो उस क्षेत्र में बोली जाती है, तो वहां शिक्षक द्वारा बच्चों को पढ़ाना एक चुनौती होती है। मान लेते क्लास मेरा लग गया दक्षिणी भारत में और मैं हिंदी भाषी हूँ। बहुभाषिकता को बढ़ावा देना है। अब वहाँ कोई बच्चा तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम जानने वाला आ गया, तो थोड़ा सा पढ़ाने में, समझने में टीचर को क्या होती है, कठिनाई होती है। भाषा के प्रति बच्चों की रुचि और योग्यता का अभाव। तो भाषा शिक्षण की समस्याओं में से एक समस्या यह है कि छात्रों में भाषा के प्रति रुचि और प्रवृत्ति की कमी होती है, जिससे भाषा शिक्षण का कार्य अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाता है। अधिक भीड़ भाड़ वाली कक्षाएं आमतौर पर शिक्षक की भाषा को प्रभावी ढंग से पढ़ाने की क्षमता को कम कर देती हैं और शिक्षार्थियों के भाषा शिक्षण को प्रभावित करती हैं। अध्ययन सहायक सामग्री। भाषा विविधता वाली कक्षा में भाषा शिक्षण के लिए अध्ययन सामग्री की कमी की भी एक समस्या है। आगे देखते हैं भाषा कौशल। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में अन्य व्यक्तियों से संप्रेषण स्थापित करने के लिए वह बोलकर या लिखकर अपने भाव एवं विचारों को अभिव्यक्त करता है तथा सुनकर या पढ़कर दूसरों के विचारों को ग्रहण करता है। इस प्रकार की भाषा दो प्रकार से है।
अभिव्यक्तात्मक दो अभिव्यक्त किए जाते हैं कौशल, और दो कौशल द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख करके आप सभी को बता रहा हूँ, यानी ग्रहण कैसे कर रहे हो, मैं अभिव्यक्त कैसे कर रहा हूँ, लिख करके और बोल करके। तो लिखना और बोलना क्या है, अभिव्यक्तात्मक कौशल है। दो होता है ग्रहणात्मक कौशल, यानी सुनना और पढ़ना। हम सुन करके किसी चीज़ को अपने पास लेते हैं, ग्रहण करते हैं, और पढ़कर भी किसी चीज़ का हम ग्रहण करते हैं। भाषा से संबंधित इन चारों क्रियाओं के प्रयोग करने की क्षमता को भाषा कौशल कहा जाता है। इनका विकास एवं इनमें दक्षता प्राप्त करना ही भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। भाषा शिक्षण के लिए आवश्यक चारों कौशल परस्पर एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। प्रत्येक कौशल का विकास किसी न किसी रूप में एक दूसरे पर निर्भर करता है। यूं विचारों भाषा के चारों कौशलों का क्रम से नहीं सीखे जाते, बल्कि सभी एक साथ सीखे जाते हैं। इस पॉइंट को याद रखना। प्रश्न पूछा जाता है, भारत के भाषा के जो चारों कौशल हैं क्या एक क्रम में आते हैं? तो कोई क्रम में नहीं आते हैं। जैसे बच्चा सुनने के साथ साथ बोलना भी सीखता है और पढ़ने के साथ साथ लिखना भी सीखता है। आगे भाषा कौशल को 4 प्रकारों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से 4 प्रकार हैं? श्रवण कौशल, वाचिक या अभिव्यक्ति कौशल, पठन कौशल और लेखन कौशल। तो श्रवण कौशल यानी सुनकर अर्थ ग्रहण करने का कौशल को श्रवण कौशल कहते हैं। विचारों को बोलकर व्यक्त करने का कौशल वाचिक या मौखिक अभिव्यक्तिकरण कौशल है। पठन कौशल यानी पढ़कर अर्थ ग्रहण करने का कौशल पठन कौशल है। लेखन कौशल विचारों को लिखकर व्यक्त करने का अवसर विचारों को व्यक्त करने का कौशल है लेखन कौशल। श्रवण कौशल क्या है? यानी सुनना। भाषा को श्रवण कौशल के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। केवल सुनना मात्र ही श्रवण कौशल नहीं है, बल्कि वक्ता या प्रवक्ता की बात को सुनकर उसके अर्थ को उसी प्रकार ग्रहण करना जिस प्रकार वो बात अभिव्यक्त की जा रही है, श्रवण कौशल कहलाता है। अगला है वाचन कौशल यानी बोलना। अपनी बात या विचारों को दूसरे के सामने प्रकट करना या अभिव्यक्त करना वाचन कौशल यानी बोलना कौशल कहलाता है। वाचन कौशल तभी प्रभावी माना जाएगा जब हम अपनी बात या विचारों को इस प्रकार से अभिव्यक्त करें कि सुनने वाला हमारी बात को अच्छे से समझ जाए और उस पर इसका प्रभाव हो, तो एक अच्छे वाचन कौशल का उदाहरण है। पठन कौशल किसी विषय को पढ़कर करना पठन कौशल कहलाता है। श्रवण की अपेक्षा पठन कौशल से अस्थायी ज्ञान प्राप्ति होती है। पठन 2 प्रकार से होता है, एक शास्वर पठन, एक मौन पठन। अगला है चौथा लेखन कौशल या लिखना। अपने विचारों या बातों को लिखकर अभिव्यक्त करना लेखन कौशल कहलाता है। इस कौशल में भाषा को अस्थायित्व दिया जाता है और इसमें वर्तनी या शुद्धता को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। आगे भाषा शिक्षण में मूल्यांकन। सीखने सिखाने की निश्चित अवधि के बाद बच्चों की वास्तविक उपलब्धि स्तर को जांचना मूल्यांकन कहलाता है।
मूल्यांकन पठन पाठन प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा है। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आकलन और मूल्यांकन दोनों का उद्देश्य बच्चों की क्षमता, अनुभूति तथा अधिगम का मापन करना होता है। आकलन की प्रक्रिया मूल्यांकन करने के लिए की जाती है, अर्थात आकलन मूल्यांकन के दौरान होने वाली प्रक्रिया है। आकलन एक संक्षिप्त प्रक्रिया है और मूल्यांकन एक व्यापक प्रक्रिया है। आकलन के बाद मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? तो बच्चों में अपेक्षित व्यवहार एवं आचरण में परिवर्तन की जांच करना मूल्यांकन का उद्देश्य है। बालकों की योग्यताएं, कुशलताएं एवं रुचियों आदि का पता लगाना, उनके अनुसार शिक्षण विधि को अपनाना मूल्यांकन के उद्देश्य हैं। इससे अध्ययन और अध्यापन दोनों का मापन कर सकते हैं। विद्यार्थियों की भाषाई कौशलों की प्राप्ति, बालकों के चहुमुखी विकास की निरंतर गति प्रदान करता है और मूल्यांकन उपचारों में शिक्षण प्रदान करता है, यानी कहाँ पे गड़बड़ी हो रही है और उसको कैसे उसका उपचार किया जाए। विद्यार्थियों का सतत मूल्यांकन करके भाषा शिक्षण में आने वाली कठिनाइयों को दूर करना है मूल्यांकन का उद्देश्य है। बच्चों की अधिगम में होने वाली कठिनाइयों का पता लगाना और उन्हें दूर करने की सही रणनीति बनाना भी मूल्यांकन का उद्देश्य है। मूल्यांकन का महत्व शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक है, बच्चों को अध्ययन की ओर अग्रसित करता है, बच्चों की कमजोरियों को जानने में सहायक होता है, बच्चों की प्रगति में सहायक है, शैक्षिक व व्यावसायिक मार्गदर्शन करने में भी सहायक है। अब देखते हैं मूल्यांकन। मूल्यांकन के प्रकार। एक होता है रचनात्मक मूल्यांकन, इसे हम निर्माणात्मक मूल्यांकन भी कहते हैं। बच्चों की लगातार प्रतिपुष्टि के लिए रचनात्मक मूल्यांकन सहायक है। रचनात्मक मूल्यांकन से अध्यापक पढ़ाते समय यह जांच करते हैं कि बच्चों ने ज्ञान को कितना अर्जित किया है। रचनात्मक मूल्यांकन पाठ के बीच में से किया जाता है। जैसे पढ़ाई करते करते प्रश्न पूछ लिया जाए तो यह किसके अंतर्गत आएगा? तो रचनात्मक मूल्यांकन के या निर्माणात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। एक होता है निदानात्मक मूल्यांकन। बच्चों को अधिगम सीखने के दौरान कठिनाइयों का पता लगाना और उन कठिनाइयों के कारण का पता लगाना निदानात्मक मूल्यांकन कहलाता है। जैसे डॉक्टर के पास जाओगे तो तुरंत सुई नहीं लगाएगा, पहले पूछेगा कहाँ गड़बड़ी है, कहाँ दर्द हो रहा है, क्या परेशानी है, तब उसके बाद दवाई देगा या सुई देगा। ऐसे ही निदानात्मक मूल्यांकन का काम होता है कि उसकी गैप को जानना और उसको टीचर को बता देना। और यह जो पॉजिटिव टैगवर्ड के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। अगला है योगात्मक मूल्यांकन। योगात्मक मूल्यांकन निगेटिव टैगवर्ड के रूप में भी प्रयोग होता है। योगात्मक मूल्यांकन सत्र के अंत में होता है। प्रश्न पूछा जाता है कि अगर कोई तिमाही परीक्षा हो रही है या साल भर में परीक्षा हो रही है तो कौन सा मूल्यांकन के अंतर्गत आएगा? तो समेटिव असेसमेंट के अंतर्गत आएगा। अध्यापक द्वारा पढ़ाने के बाद ये देखना कि बच्चों ने ज्ञान को कितना ग्रहण किया है, योगात्मक मूल्यांकन कहलाता है। जैसे मैं आप सभी को ऑनलाइन अगर पढ़ाऊंगा तो यहाँ पे रचनात्मक मूल्यांकन होगा, और जैसे इसमें वीडियो अपलोड करके चढ़ा देता हूँ, उसमें कोई कमेंट करोगे पता नहीं कब तक रिप्लाई होगा, तो वहाँ पे हो जाता है आपका योगात्मक मूल्यांकन। जबकि बच्चों को कहा गया है कि बच्चे अगर प्रश्न पूछते हैं तो उनका तुरंत निवारण किया जाए। आगे है बच्चों की भाषा का आकलन करने के लिए उचित तरीके।
बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग के अवसर देना, बच्चों से प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर उनसे प्रतिक्रिया व्यक्त करवाना, यह आकलन के उचित तरीके हैं। बच्चों को उनके अनुभव को लिखवाना, सुनी गई कहानी को बच्चों से अपने शब्दों में लिखवाना, बच्चों के भाषा प्रयोग का अवलोकन करना, बच्चों के चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर देना, ये सभी भाषा का आकलन करने के उचित तरीके हैं। आगे है पोर्टफोलियो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो एक प्रकार की फाइल होती है जिसमें किसी बच्चे की एक निश्चित अवधि में किए गए कामों का संग्रह होता है। इसमें बच्चे की उपलब्धियों, प्रगति और कमियों को भी रखा गया है। पोर्टफोलियो से बच्चों की महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती हैं, जैसे व्यक्तिगत, पारिवारिक, शैक्षणिक, ये इतनी सारी चीज़ें उसमें मिलती हैं। बच्चों के पोर्टफोलियो बनाने का उद्देश्य होता है इसकी सहायता से उसका मूल्यांकन करना आसान हो जाता है। आगे है CCE यानी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन या समग्र एवं सतत मूल्यांकन। बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा RTE 2009 के अनुसार CCE को प्रत्येक बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने तक लागू किया जाए। CCE में सतत का अर्थ है कि बच्चों को सीखने में कहाँ कहाँ कमी रह गई, जिसके आधार पर सीखने में सुधार के लिए शिक्षक उचित समय पर आवश्यक कदम उठा सकता है। साथ में यह भी पता लगा सकता है कि बच्चा सीखने में कहाँ कठिनाई का अनुभव कर रहा है। CCE के दूसरे घटक समग्र मूल्यांकन का अर्थ बच्चों में सर्वांगीण प्रगति के बारे में जानकारी प्राप्त करने से है। उपचारात्मक शिक्षण, यह क्या है? उपचारात्मक शिक्षण निदानात्मक परीक्षण के बाद आता है, क्योंकि नैदानिक परीक्षण द्वारा पहले छात्रों के अधिगम में होने वाली कठिनाइयों को जानकारी प्राप्त की जाती है और उसके बाद उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा उन्हें दूर करने का प्रयास किया जाता है। यानी जो गड़बड़ी बच्चों में होती है उसको उपचारात्मक शिक्षण द्वारा ठीक किया जाता है। उपचारात्मक शिक्षण का महत्व, बच्चों के सीखने के दौरान आने वाली कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास और बच्चों के सीखने के दौरान आने वाली कठिनाइयों को दूर करने का प्रयत्न किया जाता है। बालकों की क्षमता को सही दिशा में मोड़ने में सहायता मिलती है। बालकों के व्यक्तित्व संबंधी समस्याओं का निस्तारण हो जाता है। उपचारात्मक शिक्षण से बच्चों के आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। छात्रों द्वारा दी जाने वाली त्रुटियों में सुधार के साथ साथ भविष्य में होने वाली त्रुटियों से भी बचाव हो जाता है। शिक्षण रोचक, उद्देश्यपूर्ण व प्रभावशाली बनाने में सहायता मिलती है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है शिक्षण सहायक सामग्री। छात्रों में अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न करने व ज्ञान को अस्थायी बनाने के लिए शिक्षक को शिक्षण कार्य के दौरान अनेक प्रकार के साधनों का प्रयोग करना पड़ता है। अतः जो भी साधन छात्रों के अधिगम में सहायक होते हैं वे सहायक सामग्री या शिक्षण सामग्री कहलाते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री के प्रकार ये 3 प्रकार से होते हैं। एक होता श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री, एक दृश्य सहायक सामग्री और एक होता श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री। श्रव्य सहायक सामग्री क्या है? तो इस प्रकार की सामग्री से बच्चे सुनकर ज्ञान को अर्जित करते हैं, जैसे रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन, चल आदि। दृश्य सहायक सामग्री,
इस प्रकार की सामग्री बच्चे देखकर ज्ञान को अर्जित करते हैं। इसके उदाहरण श्याम पट्ट, बुलेटिन बोर्ड, पेंसिल बोर्ड, मानचित्र, ग्लोब, चित्र, रेखाचित्र, कार्टून, मॉडल, पोस्टर, स्लाइड्स, फिल्म स्ट्रिप्स, ये सभी आते हैं। अब आगे है श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री। इस प्रकार की सामग्री से बच्चे एक साथ सुनकर, देखकर ज्ञान अर्जित करते हैं और यह सबसे बढ़िया होता है। इसके उदाहरण है मोबाइल फोन, टेलीविज़न, कंप्यूटर, चलचित्र, नाटक आदि। क्रिया सहायक शिक्षण सामग्री। क्रिया सहायक शिक्षण सहायक सामग्री के द्वारा प्राप्त ज्ञान वास्तविक होता है। इनके द्वारा नई नई चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। इससे बालकों को व्यक्तिगत अनुभव प्राप्त होती है। इसके उदाहरण निम्न हैं: ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण कराना, किसी उद्यान का भ्रमण कराना, किसी संग्रहालय का भ्रमण कराना। तो हमने पेडागॉजी को पूरा कंप्लीट कर लिया। आज के सेशन में बस इतना ही। इतना वीडियो देखने के बाद एग्जाम में जाओगे, आपको जो 15 नंबर का पेडागॉजी पूछी जाएगी वो बाहर इससे नहीं जाएगी।